हेलो बच्चों, तो मैं आपको पढ़ा रहा था संस्मरण के बारे में, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं यात्रियों के वृत्तांत भी इस काल के इतिहास में अध्ययन में सहायक है। मैंने आपको बताया है कि ये वृत्तांत क्या होता है। ठीक है, इनमें सबसे प्रसिद्ध रचना अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत है। ठीक है, इब्न बतूता जिन्होंने क्या लिखा था, रेहला लिखा था, है ना। रेहला एक किताब के नाम है ना। जब आप आईएएस का एग्जाम दीजिएगा तो ये सवाल आपका आएगा और कितनी बार पूछा जा चुका है, तो आप इसको याद कर लेंगे कि रेहला जो है ये किताब किसके द्वारा लिखा गया है, इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, और ये एक यात्रा वृत्तांत है। मतलब कोई व्यक्ति जब एक देश से दूसरे देश जाता है और वहाँ जो भी चीज़ वो देखता है और उसको अपने किताब कॉपी में लिखता है ना, अपनी डायरी में लिखता है, उसी को वृत्तांत कहते हैं, तो यात्रा वृत्तांत कहते हैं। इब्न बतूता मराकस मोरक्को का निवासी था। बच्चों, तो वो कहाँ का था, एक देश है मोरक्को जो अफ्रीका महाद्वीप है उसमें आता है, तो वहीं से वो घूम फिर कर आया था भारत में। विश्व यात्रा के दरमियान वह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हिंदुस्तान में आया था। तो ये कौन है मोहम्मद बिन तुगलक? तो ये एक तुगलक वंश का एक शासक है जिसके बारे में हम अगले अध्याय में आपको मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, कोई सवाल पूछेगा आपसे कि जो इब्न बतूता है उन्होंने कौन सी किताब लिखी, तो रेहला लिखी। इब्न बतूता जब भारत आया तो वो किस देश का रहने वाला था, तो वो मोरक्को का रहने वाला था। मोरक्को किस महाद्वीप में है बच्चों, अफ्रीकन महाद्वीप में है। और वो जब भारत में आया तो भारत में उस समय राजा कौन थे, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक राजा थे। ये चीजें क्लियर हो गई। जब आईएएस का आप एग्जाम दीजिएगा तो ये सारे सवाल आपके आएंगे, तो अभी से आपको क्या करना है, इन चीजों पे फोकस करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और वो क्या है कि 14 वर्ष तक वो भारत में रहा। तो इब्न बतूता क्या है, 14 वर्षों तक भारत में रहा। इस अवधि के दरमियान उसने यहाँ के सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक व्यवस्था पर व्यापक प्रकाश डाला है। तो उन्होंने देखा कि समाज में क्या हो रहा है, यहाँ का व्यापार विधि कैसा है ना, और प्रशासन व्यवस्था कैसा है, प्रशासनिक व्यवस्था, सारी चीज़ों को उन्होंने देख कर और अपनी किताब रेहला में सब कुछ को लिखा है। ठीक है, सिक्कों के माध्यम से भी शासकों के तिथि क्रम को समझने में सहायता मिलती है। क्वाइन, है ना, सिक्का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाइंस। ठीक है, क्वाइन या क्वाइंस, ठीक है, ये प्लूरल हो गया। तो सिक्का भी बहुत योगदान, सिक्का क्या हो गया, एक सोर्स हो गया हमारे लिए, जिससे कि हम लोग इतिहास के बारे में जान सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, है कि नहीं। तो वो भी क्या है, बहुत जरूरी है चीज़ों को समझने के लिए, देखने के लिए। जैसे कि मान लो ये सिक्का है, मैंने आपको बताया था इस सिक्के पे 10 रुपये लिखा हुआ है। अब ये सिक्का अगर कॉपर का है, तांबा का है, कि गोल्ड का है ना, कि लोहा का है, आयरन का है ना, इस पे कौन सा तिथि लिखा है, मान लो कि इस पे लिखा हुआ है 1325। आज का आप सिक्का देखते हैं आपके घर में, जो आपके 5 रुपये 10 रुपये का सिक्का है, यहाँ क्या लिखा रहता है, 2024 लिखा रहता है या 2023 लिखा रहता है ना बच्चों। यहाँ मान लो कि 10 रुपये यहाँ ऐसे लिखा रहता है, यहाँ भारत सरकार लिखा रहता है। मतलब देख कर क्या पता चल रहा है कि ये सिक्का भारत सरकार का है, मतलब भारत एक देश है, वहां पे ये सिक्का चलता है। इस सिक्का को अब जाकर नेपाल में नहीं चला सकते, वहां ये नहीं चलेगा, चाइना में नहीं चला सकते। तो सिमिलरली एक सिक्का से हमें बहुत कुछ पता चलता है कि वो किस सरकार का है, कितने रुपए का सिक्का है, 10 रुपए का है, 20 रुपए का है, 50 रुपए का है, 5 रुपए का है या 1 रुपए का है, वो तिथि इस पे क्या है ना। मान लो यहाँ 1325 लिखा हुआ है, तो मतलब अब ये सिक्का मान लो खुदाई कर रहे हैं, निकल गया, उस पर 1325 लिखा है, तो पता चलता है कि अच्छा ये जो सिक्का है वो कब का है, सन 1325 ईस्वी का है। ठीक है, तो इस तरह हम लोग एक सिक्के से बहुत कुछ जान सकते हैं, समझ सकते हैं अपने इतिहास के बारे में। ये सिक्के सोने, चांदी, तांबा आदि के बने होते थे। इन सिक्कों से शासक के राज्यरोहन, साम्राज्य विस्तार, है ना, मतलब जो शासक है वो कब सत्ता में आया, राज्यरोहन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, राज्य में जब वो राजा बनता है तो उसको बोलते हैं राज्यरोहन होता है उसको। ठीक है, साम्राज्य विस्तार, पड़ोसी शासक के साथ संबंध व उनके आर्थिक समृद्धि के बारे में पता चलता है। कहने का मतलब है आर्थिक समृद्धि, मतलब मान लो कि कोई सिक्का है वो सोना का निकला हुआ मुझे मिला, ठीक है, आपको मिला सोना का,
तो इससे पता चलता है कि वहाँ की जो व्यवस्था थी वो कैसी थी, बहुत अच्छी थी। वहाँ की जो व्यवस्था थी बहुत अच्छी थी। वहाँ सोने का बहुत ज़्यादा भरमार था समाज में, तभी तो सोने का सिक्का मिलता था। मान लो फिर एक सिक्का मिला, वो सिल्वर का मिल गया, चांदी का मिल गया, तो मतलब वहाँ की जो आर्थिक व्यवस्था थी वो मजबूत थी, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं थी कि वो सोना का कॉइन प्रोड्यूस कर सके। आज देखिए हम लोगों के पास सोने का सिक्का है क्या? नहीं है ना। हम लोग मिक्स जो एलवाई होता है उसका सिक्का हम लोग यूज करते हैं, उसमें सब कुछ मिला रहता है। ठीक है। तुगलक शासक, बहुत सारे ऐसे शासक हुए हैं जिन्होंने सोने का सिक्का भी चलाया है। समाज में सबके पास गोल्ड का सिक्का होता था। हाँ बच्चों। लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, वो सोना का सिक्का फिर सिल्वर में बदल गया, फिर आयरन में बदल गया, फिर कॉपर में बदल गया। तो क्या हुआ, मतलब कहीं ना कहीं जो आर्थिक जितनी सशक्तता थी वो क्या होती गई, कम होती गई। तुगलक शासकों के विशेषकर मोहब्बत बिन तुगलक ने सिक्के बड़ी संख्या में, तो एक शासक है मोहब्बत बिन तुगलक, हम लोग देखे हैं। तो इनका जो, इनके शासनकाल का जो सिक्का है वो हमें बहुत सारा मिला है, बहुत सारा देखने को मिला है। अपने राज्य में सासाराम है ना, देखिए सासाराम में क्या है, एक जगह है बिहार में, है ना। ये बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ से शेर शाह सूरी का मकबरा भी यहीं पाया जाता है। शासक शेर शाह सूरी ने चांदी के सिक्के चलाए। इसे आप आज भी संग्रहालय में जाकर देख सकते हैं। तो हम आज भी जितने भी ऐतिहासिक संग्रहालय म्यूजियम है, हाँ बच्चों, वहाँ पे अलग अलग शासक के सिक्के आज भी हमें मिलते हैं, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है। इस काल में शासकों के शासन काल में निर्मित अनेक भव्य मंदिर, मस्जिद, मकबरों एवं किला देखने को मिलता है। इसी काल के धार्मिक जीवन, आर्थिक समृद्धि या वास्तुकला की जानकारी मिलती है। तो हमें पता चलता है कि उस शासन काल में मान लो कोई राजा है, तो राजा ने कितने मंदिर बनवाए, मस्जिद बनवाए, है ना, मकबरा बनवाया, किला बनवाया, है ना। इससे पता चलता है कि वो जो वहाँ जो क्षेत्र था, जो राजा का क्षेत्र था, वो कितना भव्य था। वहाँ का जो राजा के पास कितना पैसा था। मान लो कोई राजा है, वो बहुत सारा मंदिरों का निर्माण किया, किला बनवाया बहुत सारा, मतलब उसके पास पैसा ज्यादा है, मतलब उसके पास जो रेवेन्यू है, राजस्व बहुत ज्यादा आ रहा है ना। तभी तो उसके पास पैसा है। उसका जो ट्रेजरी है, हर राजा का क्या होता है, राजकोष होता है। हर राजा का क्या होता है बच्चों, एक, मान लो कि ये राज्य है, ठीक है, यहाँ राजा बैठा हुआ है, तो हर, ये क्या है, राज्य है, इसका क्या होता है, राजकोष होता है। राजकोष कहने का मतलब है कि जहाँ पे खजाना रखा होता है। क्या रखा होता है, खजाना, सोना चांदी हीरा जवाहरात। ठीक है। और ये राजकोष क्या होता है, तो जो भी राजस्व क्या होता है बच्चों, मैंने आपको बताया था, राजस्व मतलब जितने भी, इसका इंग्लिश में क्या होता है, टैक्स बोलते हैं इसको। हम लोग भी क्या जो अर्न करते हैं वो टैक्स पे करते हैं सरकार को। तो जितने भी उस समय राजा को राजस्व मिलता था, वहां की आम जनता देती थी, वो कहाँ जाती थी, राजकोष में जाती थी। तो ये खजाना भर गया, और राजा इसको क्या करता था, इस्तेमाल करता था। इस राजकोष से पैसा निकाल कर वो देता था, जाओ मंदिर बनाओ, जाओ मस्जिद बनाओ, जाओ किला बनाओ, है ना। तो पता चलता है कि मान लो कोई राजा है जिसका राजकोष भरा हुआ है, तो ही ना वो बहुत सारा चीजों का निर्माण करेगा। ऐसा राजा जिसके पास राजकोष खाली है, उसके पास राजस्व आ ही नहीं रहा है, तो उसके पास पैसा होगा नहीं, होगा ना, तो वो कहाँ से बनवाएगा किला। ठीक है। तो आप इससे भी समझ सकते हैं कि कोई राजा का आपको बहुत सारा किला वगैरह बनाया हुआ मिला हो, इससे आप समझ सकते हैं कि उस समय वो जो राजा था, जहाँ का, जिस राज्य का वो राजा था, वो क्या था, सुसंपन्न था आर्थिक तौर पर। ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। इस काल में शासकों के शासन काल में निर्मित अनेक भव्य, ये तो मैंने आपको बता दिया। इनमें से कई इमारतें, जैसे दिल्ली का लाल किला, आप लोग जानते हैं दिल्ली का लाल किला। लाल किला कहाँ है, जहाँ पे हर साल 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री क्या करते हैं, यहाँ झंडा फहराते हैं लाल किला पे। अब बच्चों, ये कब बना, किसने बनवाया, लाल किला देखने में कैसा लगता है, लाल लगता है, तो लाल बलुआ पत्थर का उसमें यूज किया गया है। ठीक है। क्यों बनाया गया लाल किला, इसका इस्तेमाल क्यों किया गया था, कैसे किया गया था। आज अगर हम लोग देखें तो लाल किला को हम लोग कैसे संरक्षित करके रखे हैं। जब आप लोग दिल्ली आइएगा घूमने के लिए, तो लाल किला कितने लोग जाते हैं, आप लोग भी जाइएगा घूमने के लिए लाल किला, है ना। वहाँ देखिएगा कैसे कैसे बड़ा बड़ा बना हुआ है इमारतों से। ठीक है। और आगरा का ताजमहल, जानते हैं आप लोग ताजमहल, ये क्या है, एक तरह से व्हाइट संगमरमर से बना हुआ है,
बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही सुंदर है। आप लोग जब बड़े हो जाइएगा तो आगरा जाकर ताजमहल देखिएगा। खजुराहो के मंदिरों का आप भी देख सकते हैं। खजुराहो मध्य प्रदेश में एक जगह है जहाँ पे मंदिर का निर्माण बहुत ही सुंदर तरीके से किया गया है, इसको भी देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो आप देख सकते हैं, है ना, जिससे हम लोग बहुत कुछ पता लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इस काल में बिहार की वास्तुकला का इतिहास भी स्मरणीय है। अब बिहार में देखते हैं क्या क्या बना है। वास्तुकला का मतलब होता है कि ऐसी बहुत सारा किला, इमारतें जो बनी हुई है, ठीक है। शेरशाह का सासाराम का है बच्चों, एक रोहतास जिला है बिहार में, है ना। वहाँ पे एक जगह है सासाराम, वहाँ पे क्या है तो मकबरा है। किसका? शेरशाह का। मकबरा कहने का मतलब है कि जब कोई शासक मर जाता है तो मान लो कि ये इंसान है, ठीक है, ये मर गया, तो इसको ना यहाँ क्या किया जाता है, दफना दिया जाता है। इसको मिट्टी के अंदर, जमीन के अंदर दफन कर दिया जाता है, गाड़ दिया जाता है, और इसके ऊपर यहीं पे बहुत बड़ा क्या बनाया जाता है, मकबरा बनाया जाता है, बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाया जाता है, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मकबरा कहते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया, और यही लोग आते हैं और ये यही पड़ा हुआ है, ठीक है, जो राजा है, शासक। तो शेरशाह का मकबरा कोई पूछेगा आपसे, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है बच्चों? सासाराम में स्थित है। सासाराम किस जिला में? रोहतास जिला में, और बिहार राज्य में है। हिंदू मुस्लिम स्थापत्य के सम्मिश्रण का एक सुंदर नमूना है ना। स्थापत्य मतलब क्या होता है? ये कला होता है, स्थापत्य कला, ठीक है। मतलब जो हम लोग बिल्डिंग बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो हिंदू जो लोग थे उनका जो मंदिर बनाने का विधि था या इमारत बनाने का विधि था वो अलग था। और जो मुस्लिम थे बच्चों, वो लोग जो बनाते थे मस्जिद या मकबरा, है ना, जब आप देखिएगा तो दोनों मंदिर देखिएगा तो आपको अलग स्ट्रक्चर मिलेगा, मस्जिद देखिएगा, मकबरा देखिएगा तो आपको अलग, मकबरा के ऊपर आपको गुंबद मिलेगा गोल गोल, है ना, बहुत सारा छोटा छोटा डिजाइन मिलेगा। मंदिर देखिएगा तो आपको किस आकार का मिलेगा, मान लो कि ये मंदिर है तो ऊपर पताका फहरा हुआ है और इस टाइप का मिलेगा आपको, कोन टाइप का, है ना। तो दोनों का जो इमारत बनाते थे शासक, हिंदू शासक या मुस्लिम शासक, दोनों अलग अलग बनाते थे। लेकिन ये जो शेरशाह का आपका सासाराम का स्थित मकबरा है, ये दोनों का मिश्रण है, मतलब हिंदू और मुस्लिम से थोड़ा थोड़ा चीज लेकर इसको बनाया गया है, ठीक है, स्ट्रक्चर डिजाइन, है ना, दोनों से। मनेर एक जगह है बच्चों पटना के आसपास, यहाँ पे मखदूम शाह दौलत का समाधि भवन भी एक उच्च कोटि का कला का उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो मनेर में कोई पूछेगा आपसे, मखदूम शाह दौलत का जो समाधि है, समाधि मतलब वो अंतिम वहीं पे क्या हुआ थी, उनकी मृत्यु हुई थी, फिर उनकी याद में क्या बनाया गया, एक स्ट्रक्चर बनाया गया, बिल्डिंग बनाया गया। तो ये मनेर में आपको देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। मध्यकाल में बिहार में निर्मित मंदिरों में पटना से 18 मील दूर स्थित वैकटपुर का शिव मंदिर, जिसके लिए राजा मान सिंह ने आर्थिक सहायता प्रदान की थी, वो प्रसिद्ध है। तो जो पटना से 18 मील दूरी पे एक जगह है ना, वैकटपुर का शिव मंदिर, ठीक है। तो ये क्या है, बहुत जरूरी है, आपको याद रखना पड़ेगा, वैकटपुर का शिव मंदिर। रोहतासगढ़ में निर्मित हरिश्चंद्र मंदिर के निर्माण का यश भी राजा मानसिंह को जाता है। एक राजा थे मानसिंह, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो एक राजस्थान है, राजस्थान से ये राजा बिलोंग करते थे, राजा मानसिंह, इनके बारे में हम लोग देखेंगे। अकबर के काल में ये बहुत फेमस थे राजा मानसिंह। तो इन्होंने क्या दिया, आर्थिक मदद, मतलब पैसा दिया कि जाओ बनाओ, मतलब कहीं ना कहीं ये बहुत धनवान राजा थे, इनके पास पैसा ज्यादा था, है ना। तो पैसा दिया और तभी ये बना, क्योंकि बिना पैसे को कुछ बनता नहीं है, कोई भी चीजें निर्मित होती है तो उसमें पैसा लगता है बच्चों, है ना। चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ हम लोग समझ गए, बहुत सारे हम लोग स्ट्रक्चर को देख लिए हैं, इमारत को देख लिए हैं, कौन कौन कहाँ बना है। अब हम लोग देखते हैं इतिहासकार की भूमिका। मैंने आपको इतिहासकार के बारे में पढ़ाया है कि इतिहासकार की अपनी अपनी क्या भूमिका है, इतिहासकार हमें क्या क्या बताता है, इतिहासकार हमें इतिहास के बारे में बताता है ना। तभी तो हम लोग जो आजकल देख रहे हैं, सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसमें इनका योगदान बहुत ज्यादा है। जैसे डॉक्टर है, वो क्या करता है,
हमारा इलाज करता है। सिमिलरली इतिहासकार है जो इतिहास के बारे में हमें बताते हैं। तो जरा सोचिए, इतिहास लेखन में इतिहासकार इन स्रोतों की मदद कैसे लेते होंगे। हाँ बच्चों, ये बहुत अच्छा सवाल है कि इतिहास लेखन में जो इतिहासकार है वो इन स्रोत की मदद कैसे लेते हैं। स्रोत में क्या हो गया आपका, स्रोत में यहाँ बहुत कुछ हो गया, सिक्का हो गया, है ना, जो अवशेष हो गया, अवशेष किस चीज का, इमारत का, ठीक है, और क्या हो गया अभिलेख हो गया। अभिलेख मैंने आपको बताया था कि एक पहाड़ पे जो आदेश लिखा जाता है राजा का, उकेरा जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिलेख बोलते हैं। शिलालेख हो गया, यात्रा जो वृतांत हो गया, हम लोगों ने अभी देखा कि इब्न बतूता, है ना, तो ये सारा क्या हो गया, सोर्स हो गया, स्रोत हो गया। इनकी मदद से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इतिहास लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो इतिहासकार इन स्रोतों की मदद के बिना किसी भेदभाव के क्रमिक एवं सर्वमान्य समझ बनाने की कोशिश करते हैं। तो जो इतिहास लेखन होता है बच्चों, तो वहां पे भेदभाव नहीं किया जाता है। ये नहीं कि केवल राजा का गुणगान करे। मान लो कि मैं इतिहास लिख रहा हूँ, एक राजा के बारे में लिख रहा हूँ, और राजा वो क्या है, वो क्रूर राजा है, अपनी प्रजा पे वो क्या करता है, उसको मारता है, पीटता है, और मैं उसके बारे में सिर्फ अच्छी बातें लिख रहा हूँ, बुरी बातें नहीं लिख रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, भेदभाव कर रहा हूँ। तो क्या ये मेरा जो इतिहास लेखन है ये अच्छा होगा? नहीं होगा। इसीलिए जब इतिहास लेखन किया जाता है बच्चों, तो वहाँ भेदभाव नहीं किया जाता है। जो चीज समाज में चल रही है उसको हूबहू लिखा जाता है, ठीक है, बिना भेदभाव के। बीते हुए समय के बारे में कभी कभी इतिहासकार को विचित्र परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, खासकर जब किसी एक ही व्यक्ति या घटना के संदर्भ में अलग अलग मत रहते हैं, है ना। कभी कभी क्या होता है कि कोई घटना घटा, एक ही घटना घट गया, लेकिन उस घटना के बारे में किसी किसी ने कुछ और लिखा, किसी ने कुछ और लिखा, तो इतिहासकार कंफ्यूज। मान लो कि अब माने तो किसकी बात माने। मान लो कोई शासक है, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक हो गया, हमने देखा कि उसके उसके शासनकाल में बहुत सिक्के मिले हैं। तो मान लो कि उसी के शासनकाल का एक सोना का सिक्का मिल गया मैंने, है ना, और उसी के शासनकाल का एक चांदी का सिक्का मिल गया, और मैं इतिहासकार हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ कि भाई सोना का सिक्का के बारे में ज्यादा लिखूं कि चांदी के सिक्के के बारे में ज्यादा लिखूं, क्योंकि सोना और चांदी दोनों क्या बता रहा है, वहाँ का आर्थिक राजा कैसा था। राजा अगर धनवान होगा, उसका राजकोष में बहुत ज्यादा पैसा होगा, तभी वो सोना का सिक्का प्रोड्यूस कर रहा है, सभी लोगों को सोना दे रहा है कि हाँ भाई सिक्का है सोना का, आप लोग उसको इस्तेमाल करो, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा थोड़ा दुविधा हो रही है। इसी तरह इतिहासकार को दुविधा में जाना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो और अलग अलग सोर्स को देखते हैं, उस समय खंगालते हैं, तब जाकर एक निश्चित पॉइंट पे पहुंचते हैं। आइए इसे एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करें। सन 1328 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद तुगलक, दिल्ली का सुल्तान कौन था, दिल्ली का, है ना, 1328 में एक आदेश जारी किया। उसने दिल्ली के निवासियों को आदेश दिया कि वे दिल्ली से दूर दक्षिण में दौलताबाद जाकर बस जाए, ठीक है। देखो क्या होता है कि ये जो शासक रहता है ना, इसका राजधानी दिल्ली रहता है यहाँ पे बच्चों, ठीक है। मान लो कि ये भारत हो गया, तो सॉरी यहाँ मान लो ये दिल्ली हो गया, तो ये मान लो ये क्या हो गया, दिल्ली हो गया। दिल्ली इसकी सॉरी राजधानी थी। तो ये क्या करता है ना बच्चों, अपना राजधानी ही बदल देता है, और बोलता है क्या, राजधानी कहाँ शिफ्ट करता है, तो यहाँ पे कहीं करता है, महाराष्ट्र के करीब एक जगह है, उसका नाम क्या है बच्चों, दौलताबाद। दौलताबाद बोलता है क्या कि मैं अपना राजधानी यहाँ से कहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ, यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये शिफ्ट हो गया राजधानी, देख रहे हैं, यहाँ से लोग चल के, जो जितने लोग थे ये यहाँ आ गए, यहाँ पे आ गए। उस समय के दो इतिहासकारों जियाउद्दीन बर्नी, एक इतिहास क्या है, जियाउद्दीन बर्नी और एसामी, एसामी ने सुल्तान के राजधानी परिवर्तन की घटना को अपनी अपनी किताबों में लिखा है। तो जो दो इतिहासकार थे, जियाउद्दीन बर्नी है और एक एसामी है, एसामी, याद रखिएगा दोनों को। तो ये आपके जब आईएएस के एग्जाम में आपको आएगा कि जियाउद्दीन बर्नी और एसामी ने किसके बारे में लिखा है, तो मोहम्मद बिन सुल्तान मोहम्मद तुगलक के बारे में लिखा है, ठीक है।
तो आपको ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। तो जियाउद्दीन बर्नी ने क्या लिखा है, जरा इसको देखते हैं। जियाउद्दीन बर्नी ने अपनी पुस्तक, अब पुस्तक का नाम क्या है, तारीख फिरोज शाही। हाँ बच्चों, तारीख फिरोज शाही में लिखा है। तो तारीख फिरोज शाही किसने लिखा है, ये किताब है तो जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है। ये आईएएस के एग्जाम में आपको आएगा, कितनी बार आ चुका है, आपको इसको याद करना है अभी से। तो क्या लिखा, एक योजना सुल्तान के दिल में आई कि दौलताबाद को राजधानी बनाया जाए। यह इसीलिए क्योंकि दौलताबाद उसके साम्राज्य के मध्य में है। दिल्ली, गुजरात, लखनऊती, तिलंग, मवार, है ना, द्वार समुद्र तथा कामपिला इस शहर से लगभग समान दूरी पर स्थित है। ये सारे जो जगह आप देख रहे हो ये आपको मैप में मिलेगा, है ना। इस शहर से लगभग समान दूरी पर स्थित है। इस विषय में उसने किसी से परामर्श नहीं लिया। आगे राजा है तो राजा के पास क्या होते हैं, मंत्री होते हैं, उनको सजेशन देने के लिए अलग अलग विद्वान होते हैं। लेकिन ये जो मोहम्मद बिन तुगलक राजा थे दिल्ली के, उन्होंने किसी से परामर्श नहीं किया, राय विचार नहीं किया। ठीक है, यही लिखा हुआ है इसमें। उसने आदेश दिया कि उसकी अपनी माँ और राज्य के सारे बड़े अधिकारी व सेनापति अपने सहायक और विश्वास पात्रों के साथ दौलताबाद की ओर चले। उसने किसी के साथ क्या किया, राय विचार नहीं किया और सीधा क्या किया, आदेश दे दिया। तो मैं आदेश देता हूँ कि जितने बड़े अधिकारी है, सेनापति है, सब अपने अपने प्रियजनों को लेकर दौलताबाद शिफ्ट हो जाइए। इसके पश्चात दरबार के हाथी, घोड़े, खजाना, बहुमूल्य वस्तुएं दौलताबाद भेज दी गई। जितने भी, अब राजधानी है तो राजधानी में सब कुछ होता है ना, सारा चीज होता है राजा के लिए, है ना, प्रजा के लिए। लेकिन अब राजधानी शिफ्ट कर रही है तो बहुत बड़ी बात है ना। मान लो बिहार की राजधानी पटना है, राजधानी में कौन बैठता है, तो सीएम बैठते हैं, बड़े बड़े अधिकारी बैठते हैं, राज्यपाल का ऑफिस होता है, सीएम का ऑफिस होता है, सचिवालय होता है। और मैं कल को बोल दूं कि पटना राजधानी, बिहार की पटना हटाकर आप मुजफ्फरपुर कर दो, तब तो सारा चीज को शिफ्ट करना पड़ेगा ना मुजफ्फरपुर में, है कि नहीं, तो काफी दिक्कत होगी ना। यहाँ भी वही हुआ। इसके पश्चात सूफी संत व आमिल किसे कहते हैं, इस्लामी ग्रंथों के अध्ययन करने वाले को हम लोग आलिम बोलते हैं। ये आपके एग्जाम में आएगा बच्चों कि आलिम किसे कहते हैं, तो जो इस्लाम ग्रंथ के अध्ययन करने वाला तथा दिल्ली के प्रतिष्ठित व प्रसिद्ध लोग दौलताबाद बुलाए गए। जो लोग दौलताबाद गए उन्हें सुल्तान ने खूब सारा धन इनाम में दिया। जो लोग चले गए उनको इनाम में धन मिला। 1 साल बाद सुल्तान दिल्ली लौटा। उसने आदेश दिया कि दिल्ली तथा आसपास के कस्बों के निवासियों को काफिलों में दौलताबाद भेजा जाए। सुल्तान क्या किया, आदेश दिया कि दिल्ली के आसपास जितने भी लोग रह रहे थे सबको मैं आदेश देता हूं कि आप सबको उठकर कहां चले जाओ, दौलताबाद जाकर शिफ्ट हो जाओ। दिल्ली वालों के घर उनसे मोल लिए जाए। इन घरों की कीमत खजाने से दौलताबाद जाने वालों को दे दी जाए। और जितने लोग जा रहे हैं, मान लो अब जो जा रहा है अपना घर परिवार छोड़ के जा रहा है, घर बार बनाया था छोड़ के जा रहा है, उसके बदले में राजा क्या दिया, उसको पैसा दे दिया सारे अपनी जनता को, ताकि वे वहां जाकर अपने लिए नया घर बना सके। शाही आदेशानुसार दिल्ली तथा आसपास के निवासी दौलताबाद की ओर भेज दिए गए। तो राजा का आदेश था तो जाना ही था प्रजा को। अगर नहीं बात मानेंगे तो राजा क्या होगा, मार देगा, है ना। दिल्ली शहर इस प्रकार खाली हो गया। दिल्ली क्या हो गया, सारे लोग चलेगा तो दिल्ली क्या हो गया, खाली हो गया, है कि नहीं। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। ठीक है, शहर में कुत्ते बिल्ली तक न रह पाए। दिल्ली के निवासी जो वर्षों से वहां चले आ रहे थे, लंबी यात्रा से कष्ट करके, रास्ते में कितने लोग हैं ना, जब दिल्ली से दौलताबाद आ रहे थे वो बहुत दूरी थी, तो कितने लोग भूख प्यास के मारे रास्ते में ही मर गए। बहुत से लोग जो कि दौलताबाद पहुंचे, अपनी मातृभूमि से बिछड़ने का दुख सहन नहीं कर सके, वे वापस होने की इच्छा में ही मर गए। मतलब कितने लोग वहां पहुंच गए लेकिन इंतजार में थे कि अब राजा बोलेगा कि अपने वापस चले जाओ। सबकी अपनी मिट्टी, अपनी मातृभूमि सबको प्यारी है ना। कोई अगर बोल दे आज कि आपको अपना भारत देश छोड़कर कहीं एक दूर समुद्र में जाकर रहना है, आप रह पाओगे, नहीं रह पाओगे ना, क्योंकि अपनी मिट्टी, अपना देश सबको प्यारा है। तो ये लोग भी क्या हो गया, दुख को सहन नहीं कर पाया और कितने लोग जो जनता थे मर गए, वे वापस होने की इच्छा में ही मर गए। यद्यपि सुल्तान ने दिल्ली से जाने वाली प्रजा को अत्यधिक इनाम दिए, वह प्रदेश से के कष्टों को सहन न कर सके। राजा ने यद्यपि इनाम दिया, खजाना दिया, पैसा दिया लोगों को, लेकिन लोगों के दिल में क्या था, थोड़ा चोट था कि यार काश वापस जा पाते, है ना। और कितने लोग इसी में मर गए। सारे लोग नहीं मरे लेकिन बहुत सारे लोग मर गए।
आगे देखते हैं। और ये एक इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी, उसकी किताब में ये लिखा गया है बच्चों, वही हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरे प्रदेशों से आलिमों, सूफियों और प्रतिष्ठित व्यक्तियों को लाकर दिल्ली में बसाया गया। अब दिल्ली तो खाली हो गया। आप बोलिएगा सर दिल्ली खाली हो गया तो दिल्ली में कौन रहेगा? तो दिल्ली के आसपास दूर दूर में जो लोग रहते थे सबको पकड़ के लाया गया और फिर से दिल्ली में बसाया गया, क्योंकि दिल्ली के लोग कहाँ जा चुके थे? दौलताबाद जा चुके थे, है ना, नई राजधानी में। मगर इस प्रकार लोगों के लगभग 5-6 साल बाद सुल्तान ने आदेश दिया कि जो भी दिल्ली लौटना चाहता है वो लौट सकता है। कुछ लोग लौट गए मगर बहुत सारे परिवार दौलताबाद में। अब क्या हुआ, 5-6 साल तक ये चला, दिल्ली से लोग आया, लेकिन देखा क्या सुल्तान कि नहीं, ये सही नहीं है ना, दौलताबाद जो हमने डिसीजन लिया था वो मेरा डिसीजन गलत है। तो बाद में सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक क्या कहता है, फिर से आदेश जारी करता है और कहता है क्या कि जो लोग वापस दिल्ली जाना चाहता है दौलताबाद से चले जाए। तो काफी लोग क्या हो गया, वापस आ गया और काफी लोग दौलताबाद में ही रह जाता है। तो इससे क्या साबित होता है कि सुल्तान का जो निर्णय था वो सही था? नहीं था, क्योंकि 5 साल में ही बदल गया। वो दिल्ली तो ले गए, दिल्ली से शिफ्ट किए और फिर बाद में शिफ्ट कर दिए दौलताबाद से कहाँ राजधानी? दिल्ली। 2 बार हुआ, एक बार दिल्ली से दौलताबाद, फिर दौलताबाद से वापस दिल्ली राजधानी को शिफ्ट किया गया। अब यहाँ देखते हैं जो एसामी है, एसामी एक इतिहासकार है, ये क्या कहता है, ठीक है बच्चों। एसामी ने अपनी किताब फुतूह उल सलाती में लिखा है, सुल्तान को दिल्ली वालों पर संदेह था और वह उनके लिए मन में विष छुपाए रहता था। उसने गुप्त रूप से एक कुत्सित योजना बनाई कि 1 महीने में दिल्ली का विनाश कर दिया जाए। उसने सूचना कराई कि जो कोई सुल्तान का हितैषी हो वो दौलताबाद की ओर प्रस्थान करे। जो कोई इस आज्ञा का पालन करेगा उसे अत्यधिक संपत्ति मिलेगी, जो इसका पालन नहीं करेगा उसका सिर काट दिया जाएगा। मैंने बताया था आपको कि प्रजा को डराया गया कि जो नहीं जाएगा उसका सिर काट दिया जाएगा। उसने आदेश दिया कि दिल्ली में आग लगा दी जाएगी। राजा ने कहा कि अगर आप लोग नहीं गए वापस दौलताबाद तो पूरे दिल्ली में आग लगा दी जाएगी। मतलब प्रजा को डराया गया कि आप लोग चले जाओ, है ना। प्रदेश वाली स्त्रियां तथा एकांतवासी सूफियों को उनके घरों से बाल पकड़कर निकाला गया। इस प्रकार वे लोग दिल्ली, मतलब जनता पे बहुत क्रूरता की गई, जबरदस्ती पकड़ पकड़ के दिल्ली से उनको कहाँ भेजा गया? दौलताबाद भेजा गया। मेरे दादा भी उसी शहर में रहते थे, उनकी उम्र 90 वर्ष थी और वे एकांतवासी संत थे। वे कभी अपने घर से नहीं निकलते थे, वे पहले पड़ाव में ही मर गए, उन्हें वहीं दफन कर दिया गया। मतलब जैसे काफिला जाने को निकला और उनके दादाजी क्या हो गए, जहाँ काफिला रुका मर गए। मतलब मान लो कि दिल्ली से, मान लो यहाँ दिल्ली है और यहाँ दौलताबाद है, तो ये जा रहे हैं, तो मान लो कि ये कितना किलोमीटर है? 300 किलोमीटर है। तो लोग क्या करते थे? चलते थे। मान लो यहाँ से चलना शुरू किए, 10 किलोमीटर चले, फिर रुक गए, सब कोई रुक गए, यहाँ रात भर रुके, फिर 10 किलोमीटर चले, फिर 20 किलोमीटर चले, ऐसे करके 15-20 दिनों के बाद पैदल यात्रा के बाद वो लोग क्या पहुंचते थे? यहाँ पहुंचते थे। तो इस बीच में कितने लोग मर गए, जो मर गए उसको वहीं दफन कर दिया जाता था, है कि नहीं। आगे देखते हैं। सभी बूढ़े युवक, स्त्री तथा बालक यात्रा करने के लिए विवश थे। बहुत से बालक दूध के बिना मर गए, अनेक लोगों ने प्यास के कारण प्राण त्याग दिया। उस काफिले में से अत्यधिक कठिनाई सहन करके केवल 10वां बाग ही दौलताबाद पहुंचा। सुल्तान ने इस तरह एक बसा हुआ शहर नष्ट कर दिया। कहने का मतलब है कि मान लो 100 लोग गया तो मात्र 10 लोग ही बच पाया, 90 लोग यात्रा के दौरान ही मर गए, है ना। और सुल्तान क्या किया? सुल्तान ने गलत किया, दिल्ली कितना बसा बसाया शहर था उसको नष्ट कर दिया, है कि नहीं, है कि सारे लोगों को भेज दिया। जब दिल्ली में कोई न रह गया तो सारे द्वार बंद कर दिए गए। सुना जाता है कि कुछ समय बाद अत्याचारी बादशाह ने आसपास के गांव के लोगों को बुलाकर दिल्ली को बसाया। तोतों और बुलबुलों को बाग से निकालकर कौवा को बसा दिया। मतलब ये तंज कसा है कि अच्छे अच्छे लोगों को आप क्या कर दिए? बाहर भेज दिए और गांव के जो आसपास के लोग थे सबको लेके बसा दिए। न जाने सुल्तान को किस प्रकार उन निर्दोष लोगों पर संदेह उत्पन्न हो गया कि उसने उनके पूर्वजों की नींव उखाड़ डाली और आज तक उनकी संतानों को विनाश में तल्लीन है। ठीक है, मतलब सुल्तान ने यह गलत निर्णय लिया और काफी लोगों को क्या किया? सुल्तान के निर्णय के कारण मरना पड़ा, जो कि गलत था, है ना। और दिल्ली से दौलताबाद जाने की घटना के बारे में बर्नी ऐसी बातें लिखता है जो एसामी नहीं लिखता है। अब देखो, बर्नी ने कुछ और लिखा, हमने ऊपर पढ़ा, एसामी ने कुछ और लिखा,
यह हमारे लिए परेशानी की बात है। अब हम ये कैसे जाने कि सुल्तान के मन में वास्तव में क्या विचार था? इस विषय में हम निश्चित रूप से कुछ कह नहीं सकते। ऑब्वियस सी बात है, दो लोग हैं, दोनों का अपना विचार है कि सुल्तान ने ऐसा माना, सुल्तान ने ऐसा सोचा। अब आप पूछिएगा सर हम लोग क्या माने? तो हम लोग क्या, एक इतिहासकार के बारे में हम लोग क्या विचार कर सकते हैं कि हाँ, हम लोग ये पॉइंट निकाल सकते हैं कि जो राजा था मोहम्मद बिन तुगलक, उसका जो निर्णय था वो गलत था। क्योंकि एक गलत निर्णय के कारण क्या हुआ, काफ़ी लोगों ने जान गंवाई और एक बसा बसाया दिल्ली शहर वो बर्बाद हो गया और दौलताबाद लोगों को शिफ्ट होना पड़ा। यात्रा में कितने लोग मर गए, ठीक है। ऐसी ऐसी कठिनाइयाँ बहुत सारे हमारे सामने आती है। जो बातें दोनों लिखते हैं उनके बारे में तो हम सोच सकते हैं कि वे ज़रूर हुई होंगी, पर जो बातें एक ही व्यक्ति कह रहा है उनके बारे में हम झट से यकीन के साथ नहीं कह सकते हैं कि वे ज़रूर ही हुई होंगी। मतलब मान लो कि हम दोनों में से किसी एक की बात को मानकर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हमें दोनों की बात को क्या करना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। यही कह रहा है और इतिहास लेखन ऐसे ही होता है बच्चों, है कि नहीं? काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिलती है। एक राजा के बारे में आपको बहुत सारा सोर्स मिलेगा और सभी को पढ़कर एनालिसिस करके तब हम लोग कहीं न कहीं एक निर्णय पे पहुँचते हैं कि हाँ, एक्चुअल में क्या हुआ होगा। तो बीते हुए समय के बारे में जब इतिहासकार आज लिखते हैं तो वे अक्सर इस कठिनाई से जूझते हैं। बीते समय के बारे में कुछ बातें तो पक्की तरह से कही जा सकती है, पर बहुत सी बातों के बारे में पक्की तरह से नहीं कही जा सकती। ऐसी परिस्थिति में इतिहासकार अन्य स्रोतों को ढूँढते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिस पे संशय होता है, संदेह होता है ना? तो क्या होता है, उसको हम लोग फुल नहीं प्रूफ होते हैं कि हाँ, ये सही है कि गलत है, तो हम लोग अलग-अलग सोर्स तलाशते हैं। इस समय के साथ इतिहास को समझना, समय के साथ इतिहास को समझना, ठीक है? तो इतिहासकार इतिहास मतलब इतिहास बोले तो अतीत। अतीत को समझने के लिए इसे समान विशेषता वाले रखने वाले बड़े-बड़े हिस्से या युगों में या कालों में बाँट देते हैं। मैंने आपको बताया कि इतिहास को अलग-अलग कालखंडों में बाँटा गया है ना? पिछले कक्षा में जो आपने इतिहास पढ़ा था, उसमें प्राचीन समाज के कई प्रकार के समावेश थे। ऑब्वियस सी बात है, हम लोग प्राचीन समाज के बारे में पढ़े थे पिछले अध्याय में, है ना? पिछले कक्षा में। इस इस कक्षा में जो इतिहास आप पढ़ेंगे उसे प्रायः मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है कि अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो 750 से लेकर 1750 के बीच के टाइम पीरियड को पढ़ रहे हैं। ये क्या कहते हैं हम लोग इसे, तो मध्यकालीन इतिहास कहते हैं बच्चों। हमने ईसा की 8वीं शताब्दी को मध्यकाल का आरंभ तथा 18वीं शताब्दी को उसका अंत मान लिया है। मैंने आपको बताया था। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम लोगों इतिहासकार ने इसे अपनी सुविधा के अनुसार से बाँट दिया है, इसीलिए बच्चों। जब आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे तब देखेंगे कि 8वीं शताब्दी के आसपास भारत के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन में काफ़ी परिवर्तन हो रहे थे। सामाजिक नियम, धर्म, भाषा, कला ये सब क्या है? ये सब बदल रहे थे। इत्यादि जीवन के सभी क्षेत्रों को इन परिवर्तनों ने प्रभावित किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि 8वीं शताब्दी के आसपास भारत के इतिहास में एक नया युग आरंभ हुआ। ऑब्वियस सी बात है, हम लोगों ने देखा कि प्राचीन काल जब खत्म हुआ, उसके बाद मध्यकालीन स्टार्ट हुआ। काफ़ी सारी चीज़ें में क्या हुआ, प्रौद्योगिकी में बदलाव आया, लोगों के जीवन में बदलाव आया, राजनीतिक उथल-पुथल हुआ। कई लोग क्या कर रहे थे, पश्चिम से आक्रमण कर रहे थे। अरब जो लोग थे, है ना? वो लोग भारत पे आक्रमण किए, यहाँ शासन किए। हम लोगों ने देखा बाद में मुगलों ने भी आक्रमण किया, मैंने आपको बताया था। इस नए विचार से समाज के भी व्यक्ति के एक साथ सभी व्यक्ति एक साथ प्रभावित नहीं होते। यद्यपि भारत के इतिहास में कुछ परिवर्तन 8वीं शताब्दी से पहले ही आरंभ हो गए थे। भारत का जो इतिहास है उसमें जो चेंजेस आने शुरू हो गए थे वो 8वीं शताब्दी से 100 साल पहले ही क्या हो गए थे, स्टार्ट हो गए थे। कोई भी चीज़ अचानक नहीं बदलता है, क्रमानुसार धीरे-धीरे बदलता है, ठीक है? पर देश के कुछ भागों में उनका प्रभाव कुछ समय बाद ही अनुभव किया गया। इसीलिए सामान्य दृष्टि से देखते हुए हम कह सकते हैं कि नए विचारों की शुरुआत 8वीं शताब्दी से हुई और 18वीं शताब्दी आते-आते फिर अनेक परिवर्तन देखने लगे। 18वीं शताब्दी के बाद क्या हुआ बच्चों? अंग्रेज आए, आक्रमण किए और हम भारत पे क्या हुआ, हुकूमत किए, वो शासन किए। तो वहाँ फिर चीज़ें क्या हो गई, बदलनी शुरू हो गई। हम लोग जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे, तब हम लोग देखेंगे
क्या क्या बदलाव आया है। ठीक है, इन हजार वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप के समाजों में प्रायः नए नए परिवर्तन होते रहे। इस पुस्तक में जो आप पढ़ रहे हैं उसकी तुलना पिछली कक्षा में पढ़ी गई बातों से करने की कोशिश करें। हम लोगों ने पिछली कक्षा में जो देखा था क्लास 6 में, मोस्टली हम लोगों ने प्राचीन भारत देखा था। अभी हम लोग मध्यकालीन भारत देख रहे हैं। तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं आना चाहिए कि प्राचीन भारत में लोग कैसे थे। मैंने आपको बताया था आदि मानव से स्टार्ट करते हैं, कैसे वो लोग खेती करना सीखे, रहना सीखे, फिर शहर का निर्माण हुआ, महाजनपद बना, और यहाँ आते आते युद्ध कौशल है ना, जो घोड़ा था, घोड़ा का क्या हो गया, महत्व इम्पोर्टेंस बढ़ गया। घोड़े के ऊपर हम लोग क्या किए, लोहे का नाल रखते थे, उनके पैर में भी क्या रखते थे, लोहे का नाल लगाते थे। तो काफी सारे युद्ध कौशल में भी बदलाव आया, जीवन में बदलाव आया, साइंटिफिक तौर पे बहुत सारी चीजें बदली ताकि लोगों का जीवन अच्छा हुआ। मैं इसे पढ़ा चुका हूँ, रिविजन करा रहा हूँ। तो यही सारी चीजें देखने को मिलती है। आगे देखते हैं, इसमें आइए रिक्त स्थान है, ये बच्चों आप लोग करेंगे। ठीक है, कि 16वीं सदी के आरंभ में किसने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया, आपको बताना है ना। होमवर्क है, आपको करना है बच्चों, फिर मैं बताऊंगा। या हमारे तरफ से, हमारे ग्लोबल वेद फाउंडेशन की तरफ से आपको क्या पीडीएफ दिया जाएगा हिंदी में। ठीक है, उसमें सारे इसके जवाब मिल जाएंगे, बस मैं चर्चा कर रहा हूँ। ठीक है, एक विशेष प्रकार की फारसी इतिहास है। क्या एक विशेष प्रकार की फारसी इतिहास है, आपको ढूंढना है किताब में जाके। देश ने लोगों द्वारा भारत में एक नए धर्म का आगमन हुआ, है ना। तो इस्लाम लोगों द्वारा भारत में नए धर्म का आगमन हुआ कह सकते हैं। ठीक है, और ये कौन सा एक फारसी इतिहास है, एक विशेष प्रकार का, तो आपको याद करना है कि जो बाबरनामा लिखा गया था स्टार्टिंग में, है ना, उस पर आपको ध्यान देना है कि क्या ये सही है कि गलत है। भारत में कागज का प्रयोग किस शताब्दी के आसपास हुआ, ये आपको बताना है बच्चों। तो मैंने आपको बताया था 13वीं शताब्दी, है ना। आपको पढ़ना है और देखना है। ठीक है, मैं आपको बस बता रहा हूँ। चलिए जोड़े बनाते हैं। अभी यहाँ पे मैंने आपको बताया था, एक तरफ क्या लिखा हुआ है बच्चों, तो ये राजतरंगिणी, भक्ति संत, तबकाते नासिरी, शेरशाह का मकबरा और मानसिंह, और ये मिलाना है। तो राजतरंगिणी क्या है, तो कश्मीर का इतिहास है बच्चों, मैंने आपको बताया था, कलहन के द्वारा लिखा गया है। भक्ति संत कौन है, दरिया साहब को ले लेते हैं। तबकाते नासिरी किसने लिखा है, तो मिनाज सिराज ने लिखा है। शेरशाह का मकबरा कहाँ है, तो सासाराम में है। मानसिंह क्या है, तो वैकटपुर का शिव मंदिर के लिए मानसिंह, राजा मानसिंह ने क्या किया था, पैसा दिया था। भक्ति संघ क्या है, तो जो दरिया साहब है इनको क्या कहते हैं हम लोग, भक्ति संत कहते हैं। इसी तरह आपको क्या करना, मिलाना है, जोड़े बनाना है। ठीक है, और आपको लिखना है। तीसरा आपका सवाल है कि मध्यकाल के वैसे वस्त्रों की सूची बनाइए जिसका व्यवहार हम आज भी करते हैं। सिंपल सी बात है, मध्यकाल में जो लोग कपड़े पहनते थे, क्या आज हम लोग पहनते हैं? हाँ, तो जो सूती के वस्त्र है, धोती है, कुर्ता है, महिलाएं साड़ी पहनती थी, वो सब आज भी हम लोग पहनते हैं। उसका आपको सूची बनाना है। वस्त्र उद्योग के दौरान वस्त्र उद्योग के वे दो प्रमुख प्रौद्योगिक परिवर्तन को बताएं। वस्त्र उद्योग हुआ तो क्या क्या हुआ, चरखा है, तो चरखा में क्या हो गया, वो बहुत फास्ट काम करने लगा, तो सूती वस्त्र बहुत तेजी से बढ़ने लगा। आपकी किताब में मैंने आपको पढ़ाया है, वो आपको लिखना है यहाँ पे। ठीक है, आप लोग प्रयास करेंगे और घर जाकर इसको होमवर्क में लिखेंगे, बनाएंगे। ठीक है, ताकि मेरी इतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ आपको पढ़ाने के लिए, आपको भी थोड़ा मेहनत करना होगा इसको लिखने के लिए। ठीक है, कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था बच्चों? मैंने आपको बताया कि कागज का आविष्कार सर्वप्रथम चीन में हुआ था, चाइना में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, आइए समझे, वनवासियों को जंगल क्यों छोड़ना पड़ा, है ना। वनवासियों को जंगल क्यों छोड़ना पड़ा? आपको याद आएगा कि जो लोग वन में रहते थे बच्चों, तो अब तो वन को काटा जाने लगा, खेती करने के लिए भूमि चाहिए, तो ये सारे लोगों को क्या करना पड़ा, वन छोड़ना पड़ा। और ये लोग भी क्या बन गए, बाद में किसान बन गए, है ना। तो खेती के उपयोग में लाए जाने लगे जमीन के लिए वनों को काटे जाने लगा, साफ किया जाने लगा, और इन लोगों को मजबूरन में वन छोड़ना पड़ा। गंगा यमुनी संस्कृति से क्या समझते हैं आप? लिखा हुआ है गंगा यमुनी संस्कृति, ये आप इसको लिखेंगे। ठीक है, जहाँ हिंदू और मुसलमान
दोनों लोग मिलजुल कर रहते हो, है ना, आपसी भाईचारा हो, कोई मतभेद ना हो, खुशी खुशी रहते हो, एक दूसरे का सहयोग करते हो, उसको हम लोग गंगा यमुना संस्कृति समझते हैं। 8वीं शताब्दी के आसपास हुए परिवर्तनों को लिखें। ये बहुत इजी सवाल है कि 8वीं शताब्दी आते आते, 8वीं शताब्दी मतलब मैंने आपको बताया था 700 से लेकर 800 तक, ये क्या लिखेंगे हम लोग, एडी लिखेंगे। तो क्या क्या परिवर्तन आए हैं, तो आर्थिक परिवर्तन क्या आया, सामाजिक परिवर्तन क्या आया, राजनीतिक परिवर्तन क्या आया, है ना, ये सारे आपको लिखने हैं इसमें, ठीक है, जो मैंने आपको पढ़ाया है। जैसे कपड़े बनने लगे, युद्ध कौशल में भी परिवर्तन आए, घोड़ा वगैरह का जो उपयोग है, सबको लिखना है, ठीक है। आइए विचार करें कि अब प्राचीन काल की तुलना में मध्यकाल के अध्ययन के लिए ज्यादा स्रोत उपलब्ध है। ऑब्वियस बात है, हाँ, प्राचीन काल में जो हमें सोर्स मिलते हैं बहुत कम मिलते हैं, लेकिन मध्यकाल के जो सोर्स है, जो स्रोत है, हमें बहुत ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। तभी तो हम लोग मध्यकाल के बारे में हमें ज्यादा जानकारी है प्राचीन काल की तुलना में, क्योंकि प्राचीन काल में हम लोग भोजपत्र पर लिखते थे, है ना बच्चों, ताम्रपत्र पर लिखते थे और वो नष्ट हो जाता था। लेकिन मध्यकाल तक आते आते कागज हमारे हाथ में आ गया था, तो कागज का उपयोग करते थे लिखने के लिए, तो वो उस कागज पर लिख के और छोड़ दिए, तो आज भी हमें कहीं ना कहीं मिलता है, वो नष्ट नहीं हुआ है। जब एक ही व्यक्ति या घटना के संबंध में अलग अलग मत आते हैं, ऐसी परिस्थिति में इतिहासकार क्या करते होंगे। मैंने आपको बताया कि जब एक ही व्यक्ति, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में दो व्यक्ति, एसामी और जियाउद्दीन बर्दी, दोनों व्यक्तियों का क्या था, अलग अलग मत था, तब एक इतिहासकार को क्या करना चाहिए, तो उस समय इतिहासकार को और ज्यादा स्रोतों को खंगालना चाहिए और अलग अलग चीजों पर विचार करना चाहिए, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि हाँ उन्हीं दोनों व्यक्तियों को बात मान लेना चाहिए, और अलग अलग स्रोतों पे विचार करना चाहिए, देखना चाहिए, खंगालना चाहिए, तब जाकर किसी निष्कर्ष पे पहुंचना चाहिए। आगे है, आप भी संस्मरण लिख सकते हैं। संस्मरण मैंने आपको बताया था, संस्मरण क्या होता है, ठीक है। आप भी कहीं गए, आप जो जैसे बाबर ने क्या लिखा था, अपना संस्मरण लिखा था, आप भी जो देख रहे हो कि हाँ, कल से आप भी अपना एक अलग कॉपी रखिए, उसमें लिखिए कि आज मैंने ये देखा, आज मैंने ये खाना खाया, आज मेरे पिताजी मेरे को चॉकलेट ला कर दिए, आज मैंने 2 घंटा पढ़ाई की, सर ने आज होमवर्क बोला था, ये मैंने इसको कंप्लीट किया, आज मैंने कबड्डी खेला। आप भी लिख सकते हो ऐसे, ठीक है, आप भी संस्मरण लिख सकते हैं। आप अपनी पसंद और रुचि के अनुसार किसी परिचित व्यक्ति या अपने जीवन की घटना को लिखिए, या आप अपने पिताजी के बारे में, माताजी के बारे में लिख सकते हैं संस्मरण, या अपने बारे में लिख सकते हैं कि मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है, मैं बड़ा होकर आईएएस अधिकारी बनना चाहता हूँ, मैं बड़ा होकर पुलिस ऑफिसर बनना चाहता हूँ, मैं बड़ा होकर फौजी बनना चाहता हूँ, डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मुझे चॉकलेट पसंद है, मुझे खाने में बिरयानी पसंद है। ये सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आजकल के प्रचलित सिक्कों में से किन किन बातों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है, तो मैंने बताया है आजकल, मतलब आपके पास जो अभी सिक्का मौजूद है, उस सिक्का से क्या क्या पता चल सकता है बच्चों, तो यहाँ क्या लिखा होता है, भारत सरकार लिखा होता है, ये कितने रुपए का सिक्का है, 10 रुपए का है कि 20 रुपए का है कि 50 रुपए का सिक्का है, यहाँ पे ईस्वी कौन सी लिखी गई है, 2021 है कि 2022 है कि 2023 है, ये सिक्का क्या चीज का बना है, गोल्ड का है, सोने का है कि सिल्वर का है कि तांबा का है ना, तांबा बोले तो कॉपर। मैं जानबूझकर इंग्लिश लिखता हूँ ताकि आप लोगों को भी समझ में आए कि गोल्ड का मतलब क्या होता है, सोना, सिल्वर का मतलब क्या होता है, चांदी। हिंदी का मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदी पढ़ना है, इंग्लिश भी आपको आनी चाहिए, उतना ही जितना पकड़ आपकी हिंदी पे होनी चाहिए उतनी ही पकड़ आपको इंग्लिश पे होनी चाहिए, और मैं कराऊंगा, ठीक है, घबराना नहीं है। बस आपको जब मैं पढ़ाऊंगा तो अपने कॉपी में लिखते जाना है। जैसे स्रोत हो गया, तो स्रोत को और क्या जानते हैं, जैसे कि मैंने ऊपर देखा है स्रोत, तो स्रोत को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सोर्स कहते हैं, है ना। तो आप लोग सिक्कों के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं, बहुत कुछ लिख सकते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो चलिए, हमारे ये क्लास यहीं तक था और ये क्लास खत्म होता है बच्चों। आपको घर जाना है और इस अध्याय को फिर से पढ़ना है। जो इम्पोर्टेंट चीज मैंने आपको बताया है कि हाँ बच्चों ये एग्जाम में आएगा, उसको अपने कॉपी में लिख लेना है। और जो मैंने बताया है कि जो आईएएस के लिए इम्पोर्टेंट है, किताब का नाम, इतिहासकार का नाम,
उसको भी एक सूची बनाकर लिख लेना है अभी से, 1 या 2 या 3 पेज में। और ये जो लास्ट का अभ्यास है, आपको इसको जाके बनाना है, खुद से प्रयास करना है, छोड़ना नहीं है बच्चों, ठीक है? मेहनत कीजिएगा तभी आगे बढ़िएगा, तभी एक अच्छा मुकाम पाइएगा, ठीक है? तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खूब अच्छा से खाइए, हाथ धोकर खाना खाइए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है? नमस्कार।